नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शिवरे महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अभी हाल ही में एमपीपीएससी प्रीलिम्स परीक्षा 2022 होने वाली है 21 मई को। आप सभी को विदित है, आप सभी इसकी तैयारी में जोरों शोरों से लगे हो और हम आशा करते हैं कि आप अपने अनुकूल बेहतर परिणाम प्राप्त करो। इसी कड़ी में आप जानते हैं कि पीएससी लगातार राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय और विशेषतः राज्य स्तर के करंट अफेयर इस परीक्षा में पूछता है। हमारी कोशिश है कि आपकी तैयारियों के संदर्भ में कुछ ऐसे टॉपिक्स जिनका संबंध करंट अफेयर से तो है ही और जहां से ट्रेडिशनल क्वेश्चन भी आते हैं उनसे आपकी उनके संदर्भ में आपसे चर्चा करें। और आज ऐसे ही कुछ टॉपिक्स मैं आपके लिए लेकर आया हूं ताकि आप एक सरसरी निगाह भी इस पर मार लें और अगर परीक्षा में ये टॉपिक्स आते हैं तो आप उन प्रश्नों को बिल्कुल सही और सटीक कर पाए और आपका चयन सुनिश्चित हो पाए। तो बिना ज्यादा लंबा समय लिए बिना हम आज के टॉपिक्स की चर्चा करेंगे। हमारी कोशिश है कि इस वीडियो में हम आपसे उन 5 महत्वपूर्ण मुद्दों की चर्चा करें जो बहुत महत्वपूर्ण रहे हैं, बहुत ज्यादा जिनका वेटेज आपकी परीक्षा में हो सकता है। जैसे कि एक तो आपके सामने बोर्ड पर है ही, भारत में राष्ट्रपति के चुनाव हो चुके हैं, उपराष्ट्रपति हमारे पास हमें नया मिल चुके हैं। इसके अलावा 104 और 105 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट और राष्ट्रीय स्तर के दल जिनमें नए दल जुड़े भी हैं और कुछ दल उस लिस्ट से बाहर भी हुए हैं। तो ये सब चीजें कैसे होती हैं, यहाँ से कैसे प्रश्न बनते हैं, इन सब की चर्चा हम एक एक करके करेंगे। क्रमशः सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है 15वें राष्ट्रपति, यानी कि 15वें राष्ट्रपति को भारत को प्राप्त हो गए। आप जैसे कि जानते हो कि हमारी संविधान की प्रस्तावना में लिखा हुआ है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए, यानी कि लोकतांत्रिक गणराज्य। ये जो गणराज्य शब्द है, रिपब्लिक शब्द है, ये भारत के परिप्रेक्ष्य में भारत को एक गणराज्य के तौर पर प्रदर्शित करता है, जिसका मतलब होता है कि देश का जो सर्वोच्च पदाधिकारी होगा, सर्वोच्च नागरिक होगा, वह वंशानुगत नहीं होगा जैसे कि ब्रिटेन में होता है, बल्कि निर्वाचित होगा। ये अलग बात है कि उसके निर्वाचन में जनता का सीधे रोल नहीं होता, इनडायरेक्टली जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो राष्ट्रपति को चुनते हैं। तो पहले तो मैं आपको वो बता दूं जो डेवलपमेंट्स हो चुके हैं कि कौन राष्ट्रपति महोदया बनी है और किस नंबर की है वो और उनको कितने वोट मिले। उसके बाद में कुछ ऐसे पॉइंट्स मैं आपको बताना चाहूंगा जो ट्रेडिशनल हैं, जो पेपर में आ सकते हैं। जैसे देखिए, ये तस्वीर आप देख रहे होंगे, ये तस्वीर हमें बताती है कि भारत अब सही अर्थों में सामाजिक न्याय की ओर बढ़ रहा है। भारतीय संविधान जिसे सामाजिक क्रांति का दस्तावेज कहा जाता है, वो सही अर्थों में इस अर्थ को फलीभूत कर रहा है। भारत में जो कमजोर वर्ग है उनमें जनजातीय समुदाय और उसमें भी एक महिला का महामहिम राष्ट्रपति बनना बताता है कि भारत के लोकतंत्र की जड़ें कितनी गहरी हैं और यहाँ सबको सर्वोच्च पद पर पहुंचने का अवसर मिलता है, मौका मिलता है। तो 15वें राष्ट्रपति के जो चुनाव हुए उसमें राष्ट्रपति बनी श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, जो कि आपके सामने लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति बनने वाली 15वीं व्यक्ति है और दूसरी महिला है। यानी अगर हम राष्ट्रपति के सीरियल्स देखें, नंबर्स देखें, लिस्ट देखें, तो अभी तक कुल मिलाकर जितने राष्ट्रपति रहे हैं उनमें ये 15वें नंबर की व्यक्ति है और दूसरी महिला है। पहली महिला आप जानते ही हैं, यूपीए के कार्यकाल में बनी थी, श्रीमती प्रतिभा पाटिल जी। जबकि आपको एक बढ़िया जानकारी और दे दें कि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने वाली पहली महिला ना तो मुर्मू जी है, ना ही प्रतिभा पाटिल जी है, बल्कि थी लक्ष्मी सहगल। ये आपकी परीक्षा में आ सकता है, मैं यहाँ नाम भी लिख दे रहा हूं, लक्ष्मी सहगल। ये वो महिला है जिन्होंने एपीजे अब्दुल कलाम साहब, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति भी है, मिसाइल मैन भी है, उनके खिलाफ एक प्रत्याशी के तौर पर चुनाव में उतरी थी, हालांकि चुनाव जीत नहीं पाई थी। तो पहली महिला चुनाव लड़ने वाली लक्ष्मी सहगल है, जबकि राष्ट्रपति बनने वाली पहली महिला प्रतिभा पाटिल जी हैं और दूसरी महिला आपके समक्ष इस स्क्रीन पर है जिनका नाम है
महामहिम श्रीमती द्रौपदी मुर्मू। इनके बारे में अगर हम बेसिक बात करें तो देखिए, ये तो आपको क्लियर ही होगा कि राष्ट्रपति बनने वाले क्रम में 15वीं व्यक्ति हैं और 16वें राष्ट्रपति का ये चुनाव था, यानी राष्ट्रपति के चुनाव 16 बार हो चुके हैं। आप जानते ही हो, भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, वो 2 बार राष्ट्रपति बने थे, तो चुनाव 16 बार हो चुके हैं और इस प्रकार राष्ट्रपति प्राप्त होने वाले ये हमें 15वें नंबर के व्यक्ति हैं। तीसरी बात, एनडीए के उम्मीदवार थे, एनडीओ लिखा है, ये एनडीए है, एनडीए मतलब नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस। ये 1998 में अटल बिहारी वाजपेयी के नेतृत्व में बना था। ये यहां से भी बढ़िया क्वेश्चन आ सकता है। 1998 में एनडीए बना, इसमें बीजेपी और उसके सहयोगी दल आते हैं जिनकी एक कॉमन विचारधारा है, मिलती जुलती विचारधारा है। इसके वर्तमान चेयरमैन है अमित शाह जी। ये आपको शायद ना मालूम हो, ये आप नोट डाउन कर लेना कि बीजेपी के अध्यक्ष नड्डा साहब है, जेपी नड्डा साहब है, लेकिन जो बीजेपी और उसके सहयोगियों का अलायंस है एनडीए, उसके चेयरपर्सन है इस समय अमित शाह जी, जो भारत के गृह मंत्री भी हैं, संघीय गृह मंत्री भी हैं, यूनियन होम मिनिस्टर है ना। और विपक्षी उम्मीदवार यशवंत सिन्हा थे। एनडीए के उम्मीदवार मुर्मू जी जीती, इनको 64% वोट मिले, जबकि जो विपक्ष के तरफ से संयुक्त उम्मीदवार थे यूपीए की तरफ से, मैं यूपीए के बारे में भी बता दूं, यूनाइटेड प्रोग्रेसिव अलायंस, ये कांग्रेस और उसके सहयोगी दल जो है, जो लगभग एक जैसी विचारधारा रखते हैं, उनका एक गठबंधन है, संगठन है, और इसकी चेयरपर्सन है सोनिया गांधी जी। कांग्रेस के अध्यक्ष भले ही मल्लिकार्जुन खड़गे साहब हो गए हो, लेकिन यूपीए जो 2005 में बना, एनडीए जो 1998 में बना, एनडीए के चेयरपर्सन अमित शाह जी हो गए, जबकि यूपीए की चेयरपर्सन अभी सोनिया गांधी जी हैं, और मेरे हिसाब से ये लंबे समय से इसकी चेयरपर्सन है ना। तो विपक्षी उम्मीदवार को लगभग 36% वोट मिले, 35% वोट मिले, और वो चुनाव में नहीं जीत सके। जीतने वाले एनडीए के प्रत्याशी थे। ये सामान्य जानकारी आपको होनी चाहिए। अगर और इनके बारे में जीवन परिचय की बात करें तो इनका जन्म हुआ 20 जून 1958 को। कभी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि जो वर्तमान राष्ट्रपति है उनका जन्म स्वतंत्रता के पहले हुए या बाद में, क्योंकि अमूमन अधिकतर राष्ट्रपति के जन्म जो हुए थे वो स्वतंत्रता के पहले ही हुए थे, लेकिन जो फिलहाल हैं इनके बारे में कहें तो ये स्वतंत्रता के बाद जन्मी थी। उड़ीसा मयूरभंज, उड़ीसा आप सब जानते हैं भारत का एक महत्वपूर्ण राज्य है, तटीय राज्य है, वहां के मयूरभंज से आती हैं, संताल ट्राइब से हैं। ये इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल आप इसे नोट कर लीजिए, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। अभी हाल ही में जो एमपीपीएससी के इंटरव्यूज चल रहे हैं उनमें कुछ बच्चों से पूछा गया कि जो राष्ट्रपति है वो किस कम्युनिटी से हैं, किस जनजाति से आते हैं। तो पीएससी में भी अगर ये पूछता है तो आप बता देना, संताल जो एक बड़ी ट्राइब से महत्वपूर्ण कम्युनिटी है, संताल विद्रोह भी आपने इतिहास में पढ़ा होगा, उससे जुड़ी हुई है। अगर हम इनके राजनीतिक जीवन की बहुत संक्षेप में बात करें तो ये राष्ट्रपति बनने से पहले भारत के एक राज्य झारखंड की राज्यपाल थी। राज्यपाल बनने के बाद फिर ये भारत की राष्ट्रपति बनी, और उड़ीसा सरकार में जो स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, उड़ीसा गवर्नमेंट में ये राज्य मंत्री रही हैं। आप जानते ही हैं, मंत्रियों में एक कैबिनेट मंत्री होता है, एक राज्य मंत्री होता है स्वतंत्र प्रभार, और एक केवल राज्य मंत्री होता है। ये राज्य मंत्री थी, तो राज्य मंत्री रह चुकी हैं, यानी पॉलिटिशियन रह चुकी हैं, गवर्नर रह चुकी हैं, और फिलहाल भारत की महामहिम राष्ट्रपति है। अब इन सब के अलावा जो मुझे लगता है कि आपकी परीक्षा के लिए जरूरी है वो मैं आपको बता दूं, तो 2 अधिनियमों के मैं नाम बता रहा हूं। पीएससी ने पिछले सालों में जो ट्रेंड चेंज किया है उसमें वो ये जांचने पे ज्यादा जोर दे रही है कि बच्चे कानून और संविधान को कितना जानते हैं, और इसीलिए 2 कानून आपको याद रखना है। जैसे कि अगर मैं उनके नाम लिख दूं 1 और 2, दोनों कानूनों का संबंध राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से है। तो राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1952, एक कानून ये है जिसमें राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन की जानकारी दी है। इसी का और एक विस्तृत रूप आया 1974 में, नाम यही है राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 1974। तो कभी पेपर में आए तो आप बता दीजिएगा, पूछ ले कि कब कब कानून आए। तो एक 52 में आया है, एक 1974 में आया है।
अब आपको काम की जानकारी बताते हैं। भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कराता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो अथॉरिटी है, आपने 10th यूनिट में इसके बारे में पढ़ा भी होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। और उसके जो तमाम काम है, क्योंकि वो इलेक्शन ही कराता है, तो वो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा और विधान परिषदों के अलावा जो इलेक्शन कराता है उसमें राष्ट्रपति का है। और अभी हम उपराष्ट्रपति की बात भी करेंगे, है ना। तो ये जो इलेक्शन हुए हैं वो किसके थ्रू हुए? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर आपको बढ़िया जानकारी देते हैं क्या, कि राष्ट्रपति के इलेक्शन जो होते हैं उसमें राष्ट्रपति को वोट कौन करता है, एक बात। दूसरी बात, रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, ये आपको 10th यूनिट में भी आप काउंट जोड़ पाओगे। और तीसरी बात कि इसकी प्रक्रिया क्या होती है। तो राष्ट्रपति को वोट देने के लिए एक निर्वाचन मंडल बनाया जाता है, जो आर्टिकल नंबर 54 में है। आर्टिकल नंबर 54 में निर्वाचन मंडल है, यानी जनता भाग नहीं लेती, जनता के चुने हुए प्रतिनिधि भाग लेते हैं। मैं बहुत संक्षेप में आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। जैसे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, जैसे कि लोकसभा के मेंबर और राज्यसभा के मेंबर, लेकिन वो निर्वाचित हो, मनोनीत ना हो। जैसे आप जानते हो कि राज्यसभा में 12 मेंबर मनोनीत होते हैं, उनको मनोनीत राष्ट्रपति करता है, तो वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। ये इन कानूनों में स्पष्टता लिखा हुआ है ना। लोकसभा में भी 2 एंग्लो इंडियंस होते थे, हालांकि अब 104वां संविधान संशोधन करके एंग्लो इंडियन के लिए जो 2 सीटें मनोनीत होती थी वो व्यवस्था समाप्त कर दी। तो लोकसभा में जो 543 लोग शेष हैं वो, और राज्यसभा में जो 233 लोग हैं, दोनों ये सब निर्वाचित हैं, ये राष्ट्रपति महोदया को वोट देते हैं। और यही नहीं, अगर राज्यों की बात करें तो हमारे पास इस समय 28 राज्य हैं, और 28 राज्यों में जो विधानसभा है, मैं विधानमंडल नहीं कह रहा हूं क्योंकि विधानमंडल में विधान परिषदें भी आ जाती है, जो विधानसभाएं हैं उनके जो निर्वाचित विधायक हैं, क्योंकि मनोनीत विधायक विधानसभाओं में भी होते थे एंग्लो इंडियन के तौर पर, हालांकि 104वें संविधान संशोधन द्वारा वो व्यवस्था भी समाप्त कर दी है। जैसे मध्य प्रदेश में 230 विधायक है, चुनकर आए जनता के द्वारा, आपने और मैंने वोट दिया है, वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग लेंगे। ऐसे ही 28 राज्यों में निर्वाचित विधायक भाग लेते हैं। इसके अलावा फिलहाल हमारे पास 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी हैं, जैसे दिल्ली और पुडुचेरी, जहां पर विधानसभाएं हैं। दिल्ली में 70 विधायक हैं, पुडुचेरी में 30 हैं, और ये निर्वाचित हैं। ये भी राष्ट्रपति महोदया के, राष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। तो संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित मेंबर, राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित मेंबर, और दिल्ली पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित मेंबर, ये इन सबको मिलाकर जो एक क्या बोल सकते हैं, कॉलेज बनता है, पूरा इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, निर्वाचक मंडल बनता है, वो उसे वोट करते हैं। पहली बात। दूसरी बात आपको याद रखना है कि निर्वाचन कराएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, लेकिन इसके लिए रिटर्निंग ऑफिसर बनाए जाते हैं। तो याद रखना, ये रोटेशन फॉर्म में बनाए जाते हैं। एक होता है लोकसभा का महासचिव, एक होता है राज्यसभा का महासचिव। ये सबसे बड़े प्रशासनिक अधिकारी होते हैं लोकसभा और राज्यसभा के। तो एक बार लोकसभा का महासचिव तो दूसरी बार राज्यसभा का महासचिव, इस प्रकार रोटेट फॉर्म में ये रिटर्निंग ऑफिसर का काम करते हैं। इनकी जिम्मेदारी होती है चुनाव को सही तरीके से संपन्न कराना, है ना। और ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा ही इस समय अपॉइंट होते हैं इलेक्शन के लिए। ये दोनों बात हो गई। तो वोट कौन देता है और दूसरा रिटर्निंग ऑफिसर कौन होता है, ये आपको याद हो गया होगा। तीसरी बात और मैं इसमें बता दूं जो आपको याद रखना है, वो ये है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया आर्टिकल 55 में दी हुई है। निर्वाचक मंडल 54 में, प्रक्रिया है 55 में। उसमें कहा गया है कि अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन होगा। अप्रत्यक्ष का मतलब है कि जनता पार्टिसिपेट नहीं करेगी। दूसरा जो पद्धतियां हैं उसमें है आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति, जिसकी एक प्रणाली है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। उस प्रक्रिया के तहत राष्ट्रपति के जो प्रत्याशी होते हैं उन्हें वोट दिए जाते हैं, उनका चुनाव होता है ना। तो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली जो आनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति का एक रूप है, उसके द्वारा चुनाव होते हैं। जनता भाग नहीं लेती, इसलिए अप्रत्यक्ष तौर पर होते हैं। इतनी जानकारी आपको राष्ट्रपति के बारे में होना चाहिए। एक काम की बात और बता देते हैं कि राष्ट्रपति को जब वोट देने की बारी आती है तो इनकी वोट वैल्यूज निकाली जाती है, क्योंकि राष्ट्रपति के चुनाव में न्यूनतम कोटा चाहिए। न्यूनतम कोटा मतलब कुल मतों का 50% से एक वोट भी अगर ज्यादा मिल जाता है तो व्यक्ति विजयी हो जाता है, प्रत्याशी जीत जाता है।
यानी 49% पर भी जीत नहीं होगी, 48% पर भी नहीं होगी। जबकि लोकसभा और विधानसभाओं में ऐसा नहीं है, वहां तो जो जीता वो आगे पद्धति है, बाकी की तुलना में ज्यादा वोट पाने वाला जीत जाता है। यहां ऐसा नहीं है, यहां न्यूनतम वोट आधे से एक अधिक होना चाहिए, 50% प्लस 1। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। अब इस दौरान होता क्या है, हम वोट वैल्यूज निकालते हैं, एक विधायक का और एक सांसद का। एक विधायक की वोट वैल्यू निकलती है 1971 की जनगणना के आधार पर कि 1971 में उस राज्य की जनसंख्या कितनी थी। देखो, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास सब डेटा है, सरकार में जो है, व्यवस्था में जो है, उनके पास सब जानकारी होती है। अगर हम मध्य प्रदेश को छत्तीसगढ़ से अलग वाले हिस्से को 1971 में रखें, 1971 की पॉपुलेशन में, तो उस समय 3 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन थी, विधानसभा सीटें 230, तो कुल आबादी जो 1971 में थी उसमें आप 230 का भाग दे दीजिए जो राज्य की विधानसभा सीटें हैं, और इंटू कर दीजिए 1/1000। 1/1000 का इंटू इसलिए करते हैं ताकि जो फिगर्स है बहुत बड़ा ना आए, वो थोड़ा सा कंसाइज हो जाए, छोटा हो जाए। इससे जो वैल्यू निकलती है वो एक एमएलए की वोट वैल्यू होती है। अगर मैंने पहले एमपी कहा हो तो माफी चाहूंगा, लेकिन एक एमएलए की वोट वैल्यू की बात कर रहा हूं। एक एमएलए की वोट वैल्यू राज्य की कुल आबादी 1971 में अपॉन कुल विधानसभा सीटें इंटू 1/1000, उससे एक वैल्यू निकल के आएगी। यानी उस राज्य का एक विधायक उतने वोट किसको देगा, राष्ट्रपति महोदया को। जैसे एमपी में 131 है, एमपी का एक विधायक जब राष्ट्रपति प्रत्याशी को वोट देता है तो वो वोट पड़ते हैं 131, राष्ट्रपति को 131 वोट प्राप्त होते हैं, ये एक नंबर है। जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी ज्यादा है तो कैलकुलेशन में उसको नंबर्स भी ज्यादा मिलेंगे। जब उत्तर प्रदेश का एक विधायक वोट करता है तो राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को 208 वोट प्राप्त होते हैं। जबकि सिक्किम जो सबसे कम आबादी वाला राज्य है, अगर 1971 में उसकी जनसंख्या देखें, उसमें जो 32 सीटें हैं सिक्किम की, उसका डिवाइड करें और इंटू कर दें 1/1000 का, तो मेरे हिसाब से वैल्यू आती है 8। तो एक विधायक 8 वोट देता है किसको, राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को। एमपी में 230 विधायक हैं, प्रत्येक का वोट वैल्यू 131 है। यूपी में 403 है, प्रत्येक का 208 है। और सिक्किम में 32 विधायक हैं, कितनी वोट वैल्यू है, 8। इसी प्रकार हर राज्य की है, हर राज्य की निकालने की जरूरत नहीं है। हाँ, राष्ट्रपति पर ये क्लास होती तो जरूर बताते, लेकिन ये करंट वाला मामला है तो इतने में आप ध्यान रखिए, एमपी का स्पेशली ध्यान रखिए। और आखिरी जानकारी कि 1971 की ही जनगणना क्यों ली, क्योंकि आप जानते हो कि भारत दुनिया के पहला देश है जिसने परिवार नियोजन को एक कानून के तौर पर अपनाया। समवर्ती सूची में परिवार नियोजन को अभी रखा गया है, पहले राज्य सूची में होता था। तो परिवार नियोजन पर जब हमने काम किया तो दक्षिण भारत की आबादी तो तेजी से घटी, लेकिन उत्तर भारत की नहीं घटी बल्कि बढ़ते रही। तो सीटों का निर्धारण जनसंख्या के आधार पर है, इस हिसाब से तो ज्यादा सीटें उत्तर भारत को मिल जाएगी। दक्षिण भारत के लोग और पॉलिटिशियन नाराज होते, एक विभाजन देखने को मिलता। 1971 वो स्थिति है जब दोनों की जनसंख्या लगभग जैसी थी, कोई किसी ने ज्यादा परिवार नियोजन पर काम किया नहीं था, इसलिए 1971 की जनसंख्या अभी तक हम जनगणना हम अभी तक मानते हैं। अब अगला जो परिसीमन होगा उसमें सरकार 1991 को आधार बनाती है या किसी और जनगणना को, ये देखने वाली बात होगी। ये राष्ट्रपति के इलेक्शन प्लस ट्रेडिशन दोनों चीज हो गई। मेरे हिसाब से इतने बिंदु अगर आपके दिमाग में हैं, 131 एमपी की वोट वैल्यू, एमएलए की याद है, कोई भी क्वेश्चन आएगा आप डील कराओगे, है ना। अब देखिए कुछ बिंदु और है, एक नजर मार लेते हैं इन पर। जैसे कि भारत की दूसरी महिला राष्ट्रपति, ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं। प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति, आदिवासी समुदाय से आने वाली ये पहली महिला राष्ट्रपति है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और शपथ ग्रहण की बात करें तो आप जानते ही हो, इसमें ये अच्छी जानकारी है, ये तारीख आप याद रखो ना रखो बहुत फर्क नहीं पड़ता, है ना। तारीखों का उतना रोल नहीं है, हाँ कुछ तारीखें याद होनी चाहिए। लेकिन शपथ दिलाता कौन है, तो मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे जिन्होंने जो अभी हमारी प्रेजेंट प्रेसिडेंट है उनको शपथ दिलाई। तो इस समय तो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ साहब हैं जो 50 नंबर वाले हैं, लेकिन उस समय वो नहीं थे, ये 2022 की बात है। उस समय थे जस्टिस एन.वी. रमन्ना साहब। ये क्वेश्चन अगर आता है तो आप इसको ठीक करके आइएगा, ठीक है। चलिए, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन से हो गया।
उम्मीद है आपको चीजें समझ में आई होंगी। आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब तस्वीर देख रहे हैं आप, ये भारत के वरीयता क्रम में दूसरे सर्वोच्च पदाधिकारी माने जाते हैं, जिनको हम उपराष्ट्रपति के नाम से जानते हैं। उपराष्ट्रपति के बारे में पहली जानकारी तो बता दें, उपराष्ट्रपति का पद लिया है हमने यूएसए के संविधान से, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान, जिससे हमने कई सारी चीजें ली। ब्रिटेन के संविधान के बाद हमारे संविधान पर जिसके इफेक्ट सबसे ज्यादा रिफ्लेक्ट हुए वो है यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। उसमें उपराष्ट्रपति का पदवी हमने कहां से लिया है, वहीं से लिया है। उपराष्ट्रपति श्रीमान जगदीश धनखड़ साहब, है ना। पहले इनके बारे में बेसिक बात कर लेते हैं, फिर थोड़ी सी जानकारी आपको बताएंगे। जैसे हमने राष्ट्रपति महोदया के बारे में बताया, वैसे इनके बारे में बताएंगे। देखिए, जगदीश धनखड़ साहब उपराष्ट्रपति बनने वाले 14वें व्यक्ति हैं, मतलब 14th नंबर के पर्सन है जो उपराष्ट्रपति बने हैं, जबकि ये 16वां चुनाव था। देखो, राष्ट्रपति का भी 16वां चुनाव था और उपराष्ट्रपति का भी, लेकिन वहां वो 15वें व्यक्ति थे, क्योंकि एकमात्र राजेंद्र प्रसाद जी 2 बार राष्ट्रपति बने थे, इसलिए 1 नंबर माइनस हो गया। यहां 2 माइनस क्यों हो गए, क्योंकि एक सर्वपल्ली राधाकृष्णन, जिनको आप पढ़ते हो, मेंस में भी पढ़ते हो, इनके लिए हम टीचर डे भी सेलिब्रेट करते हैं। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे, और केवल उपराष्ट्रपति नहीं, 2 बार उपराष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति थे, फिर राष्ट्रपति भी बने। और हामिद अंसारी साहब, जो अभी धनखड़ साहब से पहले वेंकैया नायडू और उनके पहले भारत के उपराष्ट्रपति थे हामिद अंसारी साहब, वो भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन के समान ही 2 बार उपराष्ट्रपति बने, इसलिए इनका नंबर हो गया 14th, जबकि इलेक्शन हो गया 16th। ये बात आपको याद रखनी है कि 14th नंबर के हमको ये उपराष्ट्रपति मिल चुके हैं। एनडीए मैंने बता ही दिया, एनडीए क्या है और उसके चेयरपर्सन कौन है, ये सब मैंने बता ही दिया है। एनडीए ने अपना उम्मीदवार बनाया किसको, धनखड़ साहब को। इनको 74% वोट प्राप्त हुए, ये बड़ी बात है। अभी बताएंगे कि इनके इलेक्शन में वोट का मामला क्या है। जबकि विपक्ष ने संयुक्त तौर पर उम्मीदवार बनाया किसको, मार्गरेट अल्वा, ठीक है। मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार थी, जबकि धनखड़ साहब पक्ष यानी सत्ता पक्ष ने, एनडीए ने अपने उम्मीदवार बनाए थे, और रिकॉर्ड 74% वोट मिले और ये जीत गए। अगर हम इनके सामान्य परिचय की बात करते हैं तो ये भी आजाद भारत में जन्मे, 1951 में इनका जन्म हुआ, है ना। जन्म स्थान ये झुंझुनू राजस्थान के हैं। राजस्थान के एक बड़े पॉलिटिशियन भी रहे हैं और लोकसभा क्षेत्र से ये सांसद रहे हैं। चंद्रशेखर सरकार में संसदीय कार्य मंत्री। चंद्रशेखर सरकार आपको ना मालूम हो तो मैं बता दूं, जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री, फिर लाल बहादुर शास्त्री, हम कार्यकारी जो गुलजारी नंदा साहब है उनको हटा देते हैं अभी, जवाहरलाल नेहरू, फिर हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी, फिर इंदिरा गांधी जी। प्रधानमंत्री का क्रम यही है। इसके अलावा फिर जनता पार्टी की तरफ से आप कह सकते हो मोरारजी देसाई। फिर जनता पार्टी जब बिखर गई तो कांग्रेस के क्या बोलते हैं बाहर से समर्थन से कुछ समय के लिए बने क्या बोल सकते चौधरी चरण सिंह। उसके बाद इंदिरा गांधी ने वापसी की और वो प्रधानमंत्री बनी दोबारा, लेकिन 1984 में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री बने, उन्होंने सबसे ज्यादा सीटें प्राप्त की, 400 से ज्यादा सीटें प्राप्त की। उनके बाद जब इलेक्शन हुए तो उत्तर प्रदेश से एक व्यक्ति चुनाव में जीते, उनका नाम था बीपी सिंह। हालांकि उनकी सरकार चली नहीं और उन्हीं के बाद कुछ महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने चंद्रशेखर साहब। तो नेहरू जी उत्तर प्रदेश से, शास्त्री जी उत्तर प्रदेश से, इंदिरा गांधी जी उत्तर प्रदेश से, उसके मोरारजी देसाई गुजरात से थे, बंबई से थे, अविभाजित बंबई और गुजरात कह सकते हो। फिर चौधरी चरण सिंह उत्तर प्रदेश से, फिर इंदिरा गांधी पुनः उत्तर प्रदेश से, राजीव गांधी भी उत्तर प्रदेश से, फिर बीपी सिंह भी उत्तर प्रदेश से और चंद्रशेखर भी उत्तर प्रदेश से। इसलिए उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री देने वाला ये राज्य है और प्रधानमंत्री का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही, मतलब दिल्ली का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर ही गुजरता है। तो कुछ 8-9 महीने की सरकार चंद्रशेखर साहब की रही प्रधानमंत्री के तौर पर, उसी में ये संसदीय कार्य मंत्री थे, ये आपको याद रखना है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पश्चिम बंगाल जो लगातार चर्चाओं में रहता है ना, केंद्र राज्य में थोड़ी टशन रहती है। यहाँ की एक बड़ी अच्छी लेडी है जो चीफ मिनिस्टर हैं, अपने दम पर उन्होंने बहुत कुछ हासिल किया है और
एक नई दिशा दी है बंगाल को। वहां ये राज्यपाल थे और वहां के राज्यपाल के बाद में इनको उपराष्ट्रपति के पद पर सुशोभित होने का मौका मिला। तो ये इनके बारे में सामान्य सी बात थी। अब बताते हैं उपराष्ट्रपति के बारे में कुछ ऐसी चीजें जो ट्रेडिशनली हैं, जो आपको जाननी चाहिए। जैसे पहली बात, दो कानून मैंने आपको बताए, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति निर्वाचन अधिनियम 52 और 74, उसी के तहत इनका चुनाव होता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इनका चुनाव कराता है। रिटर्निंग ऑफिसर सेम, एक बार लोकसभा का महासचिव, एक बार राज्यसभा का महासचिव। लेकिन इसमें दो तीन बात याद रखना है। राष्ट्रपति का चुनाव होता है आर्टिकल 55 के तहत, इनका चुनाव होता है आर्टिकल 66 के तहत। और ध्यान रखिएगा, इनके चुनाव में जो निर्वाचन मंडल होता है, देखो प्रक्रिया तो वही होती है, आनुपातिक पद्धति, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, और अप्रत्यक्ष रूप से जनता पार्टिसिपेट नहीं करती है ना। आर्टिकल 66 के तहत चुनाव होता है। सवाल आता है, इनको वोट कौन देता है? राष्ट्रपति को वोट कौन देता है? बताने की आवश्यकता नहीं है, बता चुके हैं। इनको वोट देते हैं संसद के सभी मेंबर। जो संसद है हमारी, पार्लियामेंट है, उसके सभी मेंबर, चाहे वो लोकसभा के हो, चाहे राज्यसभा के हो, निर्वाचित हो, मनोनीत हो, जितने भी हो, सब किसको वोट देते हैं? उपराष्ट्रपति को। तो संसद में 543 सीटें हैं फिलहाल, और सॉरी, लोकसभा में 545 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा में है 245। तो 543 और 245 इनको जोड़ दो तो ये वो सांसद है जो किसको वोट दे रहे हैं, है ना। ये वो सांसद हैं, एमपीस हैं, जो उपराष्ट्रपति के लिए वोट करते हैं। इनकी वोट वैल्यू होती है एक, हर सांसद की एक वैल्यू, चाहे वो इंदौर के ललवानी साहब हो, चाहे वो बनारस से प्रधानमंत्री मोदी हो एक सांसद के तौर पर, चाहे वायनाड से राहुल गांधी, अब तो नहीं रहे लेकिन थे, जितने भी सांसद हो, चाहे लोकसभा के, राज्यसभा के, सबका एक वोट है। अगर टोटल कर दें 543 लोकसभा और 245 राज्यसभा, तो होते हैं 788। 788 मेंबर इनको वोट करते हैं। यही वोट इन्हें जिताते भी हैं या हराते भी हैं, है ना। तो इस बार 74% वोट मिले किसको? जगदीप धनखड़ साहब को, और ये भारत के कह सकते हो 14th नंबर के उपराष्ट्रपति बन गए। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। वोट वैल्यू एक होगी, कौन वोट देगा? सभी मनोनीत निर्वाचित सभी। और दूसरी बात क्या? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव कराएगा, प्रक्रिया वही रहेगी जो राष्ट्रपति वाली थी। तो ये दो बिंदु आपको समझ में आ गए होंगे, एक राष्ट्रपति के इलेक्शन और दूसरा उपराष्ट्रपति का। अभी आगे बढ़ते हैं। तीसरा टॉपिक बहुत मजेदार है, स्पेशली मुझे बहुत पसंद है, क्योंकि मुझे लगता है कि पीएससी में बहुत क्वेश्चन यहां से आते हैं। अगर आप इस चीज को जांचना चाहते हो, टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय दल। अगर आपको लगता है कि हम कैसे पता लगाएं कि पीएससी कहां से ज्यादा क्वेश्चन पूछती है, तो आपको एक बार पुराने पेपरों में 2014 का, नॉर्मली हम 10 साल के पेपर एनालिसिस करते ही है, 2014 का पेपर आप देखोगे तो इस एक टॉपिक से लगभग 4 क्वेश्चन आए। ये पूछा बीजेपी के पहले अध्यक्ष कौन थे, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अलग अलग कब हुई, ऐसे 4 क्वेश्चन थे। एक पेपर में एक ही जगह से 4 क्वेश्चन आना, मतलब अगर आपका टॉपिक मजबूत है तो निश्चित तौर पर आप बहुत बेहतर कर पाओगे, है ना। अब देखो, राष्ट्रीय दलों की बात हो रही है। आप सब जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि जो हमारा इंडिया है, इसमें बहुदलीय शासन प्रणाली है। बहुदलीय मतलब मल्टी पार्टी, बहुत सारी पार्टी हैं। जैसे अमेरिका में 2 ही पार्टी होती है, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी, है ना। रिपब्लिक मतलब ट्रंप वाली पार्टी, डोनाल्ड ट्रंप वाली, और डेमोक्रेटिक मतलब जो अभी सत्ता में है ना। उसी प्रकार अगर हम बात करें ब्रिटेन की, तो वहां भी 2 पार्टी सिस्टम है। एक है वहां पर कंजर्वेटिव पार्टी और दूसरी है लेबर पार्टी। लेकिन इंडिया में और दुनिया के और देशों में, जैसे पाकिस्तान को भी ले सकते हो, श्रीलंका को ले सकते हो, फ्रांस को ले सकते हो, या मल्टी पार्टी सिस्टम है, या कई सारी पॉलिटिकल पार्टी हैं। इतनी पॉलिटिकल पार्टी हैं कि चुनाव आयोग को इन्हें कैटेगराइज करना पड़ता है कि किस पार्टी को नेशनल पार्टी के तौर पर चिन्हित किया जाए और किसको क्षेत्रीय पार्टी, रीजनल पार्टी के तौर पर। तो सबसे इंपॉर्टेंट होती है नेशनल पार्टी, क्योंकि उनका आधार, उनका वोट पूरे देश स्तर पर होता है। उनकी सरकारें देश के बड़े हिस्सों में होती हैं,
और लोकसभा में भी लगभग हर राज्य से उनको सांसद प्राप्त होते हैं, चाहे वो लोकसभा हो चाहे राज्यसभा हो। तो नेशनल पार्टी करंट इशू क्यों है, वर्तमान मुद्दा क्यों है, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि इनके नंबर्स चेंज हो गए। कुछ 1 या 2 महीने पहले की बात है, इनकी संख्या 8 हुआ करती थी और अब इनकी संख्या 6 हो गई है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि नंबर चेंज हो गए। जैसे कि मैं आपको यहां शॉर्ट में बता दूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ठीक है, एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, 3 और 3 6 और 2 8 पार्टियां हुआ करती थी। इसमें एक जुड़ गई आम आदमी पार्टी, तो इनके नंबर होने थे 9, लेकिन नंबर कितने रह गए 6। क्यों? क्योंकि मैंने आपके सामने 3 पार्टियां अलग रख दी हैं। चुनाव आयोग ने जब आम आदमी पार्टी को दर्जा दिया, जो इस टॉपिक का मूल विषय है, मूल विषय यही है, आम आदमी पार्टी, जो मूल विषय है कि आम आदमी पार्टी को चुनाव आयोग ने नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज किया है। उसके साथ ही उन्होंने 3 पार्टियों को नेशनल पार्टी के स्तर से, दर्जे से विमुख कर दिया, अलग कर दिया है। उसमें कम्युनिस्ट पार्टी 1 है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी 2 है, तृणमूल कांग्रेस पार्टी 3 है। इनके सबके थोड़े थोड़े संक्षिप्त में इतिहास बताएंगे। तो कुल मिलाकर अभी 6 पार्टी रह गई हैं, बीजेपी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, बहुजन समाजवादी पार्टी, नेशनल पीपल पार्टी और आम आदमी पार्टी। चर्चा करते हैं कि करके, है ना। सबसे पहली बात सवाल ये आती है कि कोई पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है या राज्य स्तर की पार्टी है, मतलब नेशनल या रीजनल पार्टी, ये कौन तय करता है? ये तय करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आपको 2 काम मिल गए अभी, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव कराना और पॉलिटिकल पार्टीज को मान्यता देना। याद रखना, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का अपना चार्टर है, अपना संविधान है, उसका सेक्शन नंबर है 29A। इस सेक्शन को चाहो तो याद रख लो, करंट वाला मामला है तो हो सकता है आ जाए। सेक्शन नंबर 29A में ये लिखा हुआ है कि चुनाव आयोग कुछ आधारों पर पार्टियों को राष्ट्रीय या राज्य स्तर की पार्टी का दर्जा दे सकता है, और इसी सेक्शन के तहत हाल ही में आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दे दिया गया है ना। तो जैसे देख लीजिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस 1, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी 2, बहुजन समाजवादी पार्टी 3, भारतीय जनता पार्टी 4, नेशनल पीपल पार्टी 5 और आम आदमी पार्टी 6। टोटल पार्टी हो गई। अब आते हैं मुद्दे पर। आप एक बात क्या सीख गए कि हाल ही में किसको मिला है? आम आदमी पार्टी को। हाल ही में किन 3 को हटा दिया गया है? तो मैंने आपको बता दिया, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया को, उनकी भी चर्चा करेंगे, संक्षेप में करेंगे, है ना। तो कुल पार्टियां 6 हो गई हैं। अब सवाल ये आता है यहां पर कि आम आदमी पार्टी का क्या वजूद है, क्या इतिहास है, क्योंकि इस पूरी चर्चा को आपके सामने लाने के लिए जिम्मेदार तो यही है, क्योंकि दर्जा तो इन्हीं को मिला हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए कुछ बेसिक चीजें जो मैंने आपको बताई थी, तृणमूल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को दर्जा वापस ले लिया है। इन तीनों पार्टियों का वोट शेयर 6% से कम हुआ है। ये एक शर्त है, अभी हम शर्त के बारे में बात करेंगे, एक एक करके ही करेंगे, है ना। आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा दे दिया है। अरविंद केजरीवाल जी को आप देख पा रहे होंगे, ये दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं और इनकी पार्टी लगातार देश स्तर पर खुद को मजबूत कर रही है। आपको मालूम ही है, पंजाब में ये एक सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर उभरे, इन्होंने सरकार बनाई, भगवंत मान वहां के सीएम बने, दिल्ली के सीएम ये खुद हैं, और गुजरात में भी इनको 13% वोट मिले, जो बड़ी बात है ना। अब आम आदमी पार्टी की बात करें तो आप जानते ही हो कि इसका गठन हुआ 2012 में। अन्ना हजारे लोकपाल बिल आंदोलन जो था, उसमें जो करप्शन को रोकने के लिए लोकपाल संस्था की मांग हुई थी, उस मूवमेंट में ये भी जुड़े थे और इनके साथ में इनके कई सारे साथी भी थे।
इन्होंने एक पार्टी की नींव रखी और पार्टी को नाम दिया आम आदमी पार्टी। 2013 में दिल्ली विधानसभा में 29% वोट। 2013 वो साल है जो दिल्ली में आम आदमी पार्टी को स्थापित करने के लिए लगभग सबसे महत्वपूर्ण रहा। आप जानते ही हैं दिल्ली में 10 विधानसभा की सीटें हैं, दिल्ली में विधानसभा की सीटें भी हैं, आप मैंने बताया भी आपको 70 विधानसभा सीटें हैं और 7 मंत्री हो सकते हैं मुख्यमंत्री को मिलाकर। 2013 में चुनाव हुए, सबसे बड़ी पार्टी थी भारतीय जनता पार्टी, 31 सीटें मिली +1, एक मिली श्रोमणी अकाली दल को, तो 32 हो गई। वो इनका ही अलायंस था, एनडीए का हिस्सा था, तो 32 मिल गई किसको? एनडीए को, बीजेपी और सहयोगी दलों को। कांग्रेस यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस को क्या मिला? 8 सीटें मिली और आम आदमी पार्टी को सीटें मिली थी 29। एक सीट मिली थी जेडीयू को, जनता दल यूनाइटेड, यानी नीतीश कुमार जी की जो पार्टी है, जिसका बड़ा आधार बिहार में है, वो मुख्यमंत्री भी है लगातार है कई सालों से, क्या लगभग 1.5 दशक हो गया उनको, है ना। अब ये देखिए 70 सीटों में आपको सरकार बनाने के लिए चाहिए 36 सीटें, 36 सीट्स आपको चाहिए, आधे से एक अदक, लेकिन किसी के पास नहीं है। बीजेपी और कांग्रेस साथ आ नहीं सकते क्योंकि दोनों अलग अलग विचारधाराएं हैं, एक दूसरे के खिलाफ ही इनकी राजनीति चलती है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस पर इतने आरोप लगाए थे कि इनका साथ आना भी मुश्किल था, तो इस प्रकार की त्रिशंकु विधानसभा बन गई और सरकार बनाना मुश्किल हो गया। लेकिन फिर अरविंद केजरीवाल जी ने कांग्रेस के सहयोग से सरकार बनाई। ये सरकार चली 49 डेज, 49 दिन। फिर सरकार से इन्होंने खुद को पीछे कर लिया, इसीलिए इनके बारे में कहा भी गया कि इन्होंने यू टर्न ले लिया है। यू टर्न क्यों ले लिया है? इन्होंने कहा था बीजेपी कांग्रेस किसी के साथ नहीं जाएंगे, लेकिन 49 दिन तक, 49 डेज तक कांग्रेस के साथ इन्होंने सरकार चलाई। सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी थी। जितना मेरी समझ है, अगर उसी साल दोबारा इलेक्शन हो जाते तो शायद बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बन जाती और आम आदमी पार्टी भारत के राजनीतिक रंगमंच पर इतने आगे बढ़ ही नहीं पाती। लेकिन ये तो बीजेपी वाले भी जानते होंगे कि सबसे बड़ी गलती ये हुई कि 2 साल समय दे दिया आम आदमी पार्टी को खुद से खुद को खड़ा करने में। 2015 में चुनाव हुए, 70 में से 67 सीट आम आदमी पार्टी ने जीती, केवल 3 सीटें मिली बीजेपी को, कांग्रेस को कोई सीट नहीं मिली। इसी प्रकार जब 2019 में इलेक्शन हुए, 19-20 में इलेक्शन हुए, तो फिर से 70 में से लगभग 62 सीट मिली आम आदमी पार्टी को, 8 मिली बीजेपी को। कांग्रेस का फिर खाता नहीं खुला। लेकिन इतनी बड़ी जीत, बहुमत से, सुपर मेजोरिटी से भी सुपर इनके पास मेजोरिटी थी और इन्होंने दिल्ली में स्थापित कर लिया खुद को। इसके अलावा आसपास के राज्यों में जहां लोग बीजेपी और कांग्रेस का विकल्प तलाश रहे थे, जैसे कि पंजाब, वहां आम आदमी पार्टी ने भी सरकार बनाई और गुजरात में इनको 13% वोट मिले। इस प्रकार इनके पास 2 राज्यों में सरकार, कुछ राज्यों में विधायक, लोकसभा में और राज्यसभा में सांसद थे। इन सबके चलते इन्होंने वो शर्त पूरी कर ली कि इनको दर्जा दिया जा सकता है किसका? नेशनल पार्टी का। तो नेशनल पार्टी बनने के लिए शर्तें क्या होती हैं? तो मैं 3 बहुत छोटी छोटी शर्तें बताता हूं, जिससे आप समझ जाओगे कि कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी होती है और कौन सी पार्टी नेशनल पार्टी नहीं होती है। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी को 4 राज्यों में राज्य स्तर की पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिल जाए तो चुनाव आयोग उसे राष्ट्रीय स्तर की पार्टी घोषित कर देता है। 4 राज्यों में अगर आप क्षेत्रीय दल का दर्जा प्राप्त हो। अब क्षेत्रीय दल के लिए अलग शर्तें हैं, वो इस टॉपिक में जोड़ेंगे तो ये बहुत लंबा हो जाएगा, है ना। दूसरा ये कि अगर आप इस शर्त को पूरा नहीं कर पा रहे हो तो एक शर्त ये है कि आप लोकसभा के चुनाव लड़िए, लोकसभा में 2% सीटें जीत लीजिए। अब लोकसभा में है 543 सीटें, 1% होता है लगभग 5.5, 2% होता है 11। अगर आप 11 सीटें जीत लेते हो, लेकिन कम से कम 3 राज्यों में, एक ही राज्य में नहीं। ऐसे तो कई सारी पार्टियां हैं, डीएमके है और तमाम पार्टियां हैं जिनके पास 20-20 लोकसभा सीटें हैं अपने राज्य में, लेकिन एक नहीं, कम से कम 3 राज्यों में लोकसभा की कुल सीटों का 2% यानी मिनिमम 11 सीट आप जीत लेते हो तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको नेशनल पार्टी के तौर पर रिकॉग्नाइज कर लेगा। अगर ये दोनों शर्त पूरी नहीं करते हो तो तीसरी शर्त वो है जिसके तहत लगभग सारी पार्टियां, अधिकतर पार्टियां इस दर्जा को प्राप्त करती हैं। वो ये है कि लोकसभा या विधानसभा के चुनावों में आपको 6% वोट मिल जाए, प्लस 6% मिनिमम वोट, मैक्सिमम तो पूरे जीत लीजिए, मिनिमम 6% वोट प्लस 4 लोकसभा की सीटें। लोकसभा की 4 सीटें जीतनी है,
6% वोट लाना है, और ये सब कुछ आपको मिनिमम 4 राज्यों में करना है, एक राज्य में नहीं करना है। 4 राज्यों में इलेक्शन में आपने 6% या उससे अधिक वोट प्राप्त किए हैं, इसके अलावा आपके पास लोकसभा की 4 सीटें भी हैं, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया आपको दर्जा दे देगा किसका? राष्ट्रीय पार्टी का। तो इस तरीके से राष्ट्रीय पार्टियों को दर्जा प्राप्त होता है। अब आते हैं मुद्दे पर कि कौन कौन सी पार्टी है, उनका थोड़ा इतिहास बताते हैं आपको। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप जानते ही हो स्वतंत्रता के पहले से ये पार्टी है, हालांकि इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ये पार्टी टूट गई थी, है ना। आज की जो कांग्रेस है उसको बोलते हैं इंडियन नेशनल कांग्रेस, आई फॉर इंदिरा, वही जिसका चुनाव चिन्ह हाथ का पंजा है। ये राष्ट्रीय पार्टी है क्योंकि राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, हिमाचल प्रदेश में, इसके अलावा क्या बोल सकते हैं, कुछ और राज्यों में इनकी सरकारें हैं, और इनके पास 52, लगभग 52 लोकसभा में एमपी है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, सांसद हैं, तो उनके पास तो वो पूरा आधार है कि ये एक बड़ी नेशनल पार्टी के तौर पर जानी जाती है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तो मैं आपको बता दूं, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की नींव रखी गई थी 1920 में ताशकंद में, और 1925 में ऑफिशियली ये कानपुर में स्थापित हुई। कानपुर में इसलिए क्योंकि आप जानते हो कि आज की सरकारों ने जो कुछ भी किया, एक समय कानपुर उत्तर भारत का मैनचेस्टर था, और वहां पर सबसे ज्यादा लेदर इंडस्ट्री थी, बहुत इंडस्ट्री थी, मजदूर बहुत थे। कम्युनिस्ट पार्टियों का जो वोट बैंक होता है, मजदूर और किसान होते हैं, और वो बड़ी मात्रा में उत्तर प्रदेश में थे, इसलिए वहां उनको सफलता भी मिली, वहां पार्टी की नींव भी रखी गई। और उसी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से दूसरी पार्टी अलग हुई, उसका नाम था भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी, जिसके फाउंडर थे ज्योति बसु, EMS नंबूदरीपाद, हरे कृष्णा कोनार, ये बड़े लीडर्स थे। और ये घटना है 1949 की, कब की? सॉरी 1964 की। 1964 में ये पार्टी बनी और सीपीआई का विभाजन हो गया, और सीपीआई के विभाजन के साथ ही सीपीआई और सीपीआईएम दो पार्टी बन गई। 1 से 1.5 महीने पहले तक दोनों को राष्ट्रीय स्तर का दर्जा प्राप्त था, लेकिन मैंने अभी बताया आपको, अभी जो दोबारा से चुनाव आयोग ने रिकॉग्नाइज किया पार्टियों को, तो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बाहर हो गई, और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सवादी राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त अभी भी की हुई है। केरल में जो सरकार है वो इसी दल की है ना। इसके अलावा बहुजन समाजवादी पार्टी बहन मायावती जी की पार्टी है, सुश्री मायावती जी की पार्टी है। उत्तर प्रदेश में इनका बड़ा आधार था, बड़ा वोट बैंक था, लेकिन इसके अलावा भी देश के अलग अलग राज्यों में इनको सीटें मिलती रहीं। स्पेशली आप देखो मध्य प्रदेश में भी 2 विधानसभा सीटें इनके पास हैं, है ना, राजस्थान में भी हैं, और छोटे और राज्यों में भी है। तो जो शर्त होती है नेशनल पार्टी बनने की, वो अभी ये फिलहाल पूरी करते हैं, है ना। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़े तो भारतीय जनता पार्टी इस समय ये देश की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे ज्यादा विधायक, सांसद, सबसे ज्यादा राज्यों में सरकारें इन्हीं की है, तो ये राष्ट्रीय पार्टी है। 1980 में अटल बिहारी वाजपेयी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी तो नहीं कहना चाहिए, लाल कृष्ण आडवाणी, ये बेसिकली वो लीडर्स थे जिन्होंने किसकी नींव रखी? भारतीय जनता पार्टी की। और ये जनसंघ से परिवर्तित हुई थी। जनसंघ बना था 1951 में, उसके फाउंडर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और 1951 के बाद 1980 में जनसंघ, जो कि आरएसएस की एक पॉलिटिकल यूनिट थी, वो भारतीय जनता पार्टी में कन्वर्ट हो गया। इन्होंने देश भर में चुनाव लड़ा, लेकिन इनको केवल 2 सीटें मिली, और 2 सीट वाली बीजेपी आज 302 पर पहुंच चुकी है, और पूरे एनडीए के पास 350 से ज्यादा सीटें हैं। और ये भारत की नहीं, इस पार्टी के बड़े लीडर दावा करते हैं कि इस समय हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, क्योंकि हमारे पास 10 करोड़ सक्रिय कार्यकर्ता हैं। ठीक है, अपना उनका मानना है, लेकिन भारत की सबसे बड़ी पार्टी तो बीजेपी है, और राष्ट्रीय पार्टी भी है। अभी आपको पता ही, बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं वो है जेपी नड्डा साहब, आपको मालूम होना चाहिए। फिर नेशनल पीपल पार्टी, इस बार के नेट जेआरएफ के पेपर में क्वेश्चन आया, नॉर्थ ईस्ट की पहली ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बताइए जिसको राष्ट्रीय स्तर का दर्जा मिला है, तो याद रखना वो है एनपीपी, नेशनल पीपल पार्टी, 2013 में बनी। और इसका चुनाव चिन्ह बड़ा इंपॉर्टेंट है, किताब, जो आपको और मुझे वाकई में कुछ बनाता है ना। तो पीए संगमा, जो अब तो नहीं रहे, ये इस पार्टी के फाउंडर थे, और उनके बेटे हैं कोनार्ड संगमा, वो इस पार्टी को बागडोर को संभाले हुए हैं, और मेघालय में इसी पार्टी की सरकार है।
कुणाड संगमा मुख्यमंत्री भी हैं, पार्टी के अध्यक्ष भी हैं। और आखिरी पार्टी आम आदमी पार्टी, इसकी हम विस्तार से बात कर ही चुके हैं। तो ये 3 महत्वपूर्ण टॉपिक थे जिनके बारे में मुझे आपको बताना था। एक राष्ट्रपति के इलेक्शन, दूसरा उपराष्ट्रपति के, और तीसरा राष्ट्रीय स्तर के दलों के बारे में। तो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे कि 6 पार्टियां हैं, 3 हट चुकी हैं, 1 जुड़ चुकी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास अथॉरिटी है कि वो ऐसा कर सकता है, और जिन पार्टियों को राष्ट्रीय स्तर की पार्टियों को दर्जा मिलता है उन्हें क्या क्या फायदे होते हैं, ये आप संभव हो सके तो हमें कमेंट में बताइए। धन्यवाद।